Hello and welcome everyone. Here I am discussing the current affairs of first week of April. First week or the first 6 days of April. So मैं यहाँ एक कोई भी एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर रीड करता हूँ एंड उसकी न्यूज़ क्लिप्स एंड उसके डाटा में से करंट अफेयर्स डिडक्ट करके शेयर कर रहा हूँ। एंड ये करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम को एसएससी, सीजीएल है, सीपीओ, सिलेक्शन फेज, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, डी ट्रिपल एस बी, रेलवेज एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके लिए ये सेशन या फिर ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है about the Bharat Ratan. Like there are four civilian awards in our country. Bharat Ratan is the topmost civilian award. Bharat Ratan, then Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Shri. हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड भारत रत्न के बारे में यह न्यूज़ है। सो भारत रत्न वो स्टार्टेड इन द 2 जनवरी 1954। उस टाइम से भारत रत्न दिया जाता है एंड भारत रत्न यूजुअली मैक्सिमम 3 पीपल को दिया जाता है, किसी भी एक ईयर में 3 लोगों को दिया जाता है। लेकिन 2024 में एक्सेप्शन है कि इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। ये 5 लोग हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। कर्पूरी ठाकुर ये एक बिहार के एक्स सीएम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। चौधरी चरण सिंह ये भी हमारे एक्स पीएम हैं। पीवी नरसिम्हा राव भी एक्स पीएम हैं। एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिया की आज की जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके उसके लिए, तो इनको दिया जाता है। ये भारत रत्न की फोटो है। यह भारत रत्न के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक दिस अवार्ड इज कंफर्ड इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन 2011। सो 2011 दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया था। उसका जो एम्बिट जिसमें हम देते हैं, अब कोई किसी भी फील्ड में किसी भी इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है उसको मिल सकता है। सो ये लोगों को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है लाइक पोस्टथमसली, मतलब जब उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनके बाद उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके उनके लिए उसको उनको उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है ये भारत रत्न। सो लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे एक्स पीएम है, इनको दिया गया था पोस्टथमसली। एंड यंगेस्ट हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको 40 ईयर्स की एज में दिया गया था, शायद 2014 में दिया गया था उनको भारत रत्न। बहुत लोगों को दिया गया ये जो अच्छा अच्छा अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आरबीआई। आरबीआई से रिगार्डिंग 2-3 चीजों को लेकर अभी आरबीआई न्यूज में रहा था, तो हम दोनों तीनों न्यूज देखेंगे। फर्स्ट न्यूज इज लाइक द एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ आरबीआई। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1935। 1935 में इनका एस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1 1935, यहाँ लिख रखा है। सो और इसी इसलिए अभी अप्रैल 1 2024 को उनको 90 ईयर्स हो गए हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही ये हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसका एक इवेंट था। तो आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई के बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी न्यूज एग्जाम्स में आता है। सो 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन हुआ था। उनके रिकमेंडेशंस पे हमें आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1926। फिर 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन जो एक्ट था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कहा जाता है, उस एक्ट को आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कहा जाता है। आज के दिन भी अगर आरबीआई आरबीआई के वर्किंग में कोई भी हमें चेंजेस करने हैं, उसके कोई भी अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, तो इसी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड करके फिर वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं चेंजेस। सो इट वाज इनिशियली लोकेटेड इन कलकत्ता, देन इट वाज मूव्ड टू मुंबई इन 1937। 1935 तक कलकत्ता, 1935 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ और 1937 में मुंबई में इनको चेंज कर दिया गया। जब ये स्टेब्लिश हुआ था तब एक प्राइवेट बैंक था, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, तो उस टाइम प्राइवेट बैंक था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहा है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके ये 3 हैं: इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्रिंटिंग ऑफ मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल ये दोनों एक ही बात कह सकते हैं। तो अदर और काम भी है, जैसे बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो भी डेब्ट होता है या फिर बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, आरबीआई ही संभालता है। फॉरेन रिजर्व आरबीआई संभालता है। बैंकर टू द बैंक्स, लाइक कोई भी अगर कोऑपरेटिव बैंक है फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है विद इन अवर कंट्री इंडिया, वो कैसे काम करेगा उसके रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज आरबीआई सेट करता है। तो इसको इसलिए भी कहते हैं बैंकर टू द बैंक्स। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट
इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ आरबीआई। एंड ये जो इनकी मोदी जी के हाथ में ये 90 रुपए का कॉइन है, और क्योंकि 90 साल हो गए तो 90 रुपए का कॉइन एक कॉमोरेटिव इसलिए बनाया गया, इसे बस ऐसे ही इस्टेब्लिश कर दिया। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ते हैं पहले क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में स्टैब्लिश की गई थी ये। हम्म, उसका एक ही काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो भी है अभी 4% फिक्स्ड है। ये 4% फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती रहती है टाइम टू टाइम, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज करती है कि अभी हमें इन्फ्लेशन का टारगेट कितना अचीव करके रखना है। इक्विलिब्रियम फिर आइडियल टारगेट 4% है, कि अगर इन्फ्लेशन 4% पे है तो मतलब कोई घबराने की बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी सही काम कर रही है। लेकिन जस्ट हमेशा 4% पे मेंटेन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए ±2% का हमें एक फ्रीडम दी गई है, मतलब आरबीआई को फ्रीडम दी गई है। +2% और -2% तक चीज़ें सही है। अगर उनके बियॉन्ड जाता है तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो मतलब 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रेट हमेशा रखना होता है, मेंटेन करके रखना है। आरबीआई कमेटी के अंदर मेंबर्स कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। और आरबीआई के मेंबर्स में एक आरबीआई गवर्नर भी होंगे। अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, डिक्रीज कर देगी, मतलब रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे। रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे मतलब बैंक रेट इंक्रीज हो गया। बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो लोग लोन नहीं लेंगे, मतलब मनी सप्लाई बैंक इन द मार्केट डिक्रीज हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जी सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का शेयरिंग और उनका जो बाइंग होता है आरबीआई संभालता है। ऐसे रेट्स अलग अलग टूल्स होते हैं जो जिनको यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। और आरबीआई साल में 6 बार मिलेगा, मतलब हर 2 महीने में एक बार मिलेगा, अपने बैंक रेट्स या रेपो रेट्स इन सबको एनालाइज करेगा, कि इन्फ्लेशन को एनालाइज करेगा, इन्फ्लेशन कैसी चल रही है। तो यही 2 न्यूज़ थे अपने आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर्स डिप्लोमेटिक विजिट टू इंडिया। ये उनके फर्स्ट विजिट थी किसी भी जब ये वॉर स्टार्ट हुआ है 2022 के बाद। ये डाइमेट्रो कोलेबा कोलेबा ये इनका नाम है। इनकी ये मेडन विजिट थी, डिप्लोमेटिक विजिट टू इंडिया। बस यही इंपॉर्टेंट इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन। रोहन बोपन्ना बिकम्स, इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मायामी ओपन हुआ था, डबल्स में इन दोनों ने जीता है, मैथ्यू एडन एंड रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना तो अपने इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया के हैं, और मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। इन्होंने मिलकर जीता है। रोहन बोपन्ना बिकम द oldest man to win the Masters 100 title at the age of 44। यही न्यूज़ है इसमें। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इंडिया का ही किसी बंदे ने इतना अच्छा टारगेट अचीव किया है। इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ इज टाइगर ट्रिम्फ। टाइगर ट्रिम्फ इज द इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, इंडो यूएस लिखा नहीं, ये लिखा रखा। इंडो यूएस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ट्राई सर्विस मतलब इसमें तीनों सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं। तीनों सर्विसेज कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगी। एंड ये सेकेंड एडिशन था। ये हुआ कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में ये पूछते हैं, बहुत बार पूछ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो पूछते हैं, हुआ कहीं विशाखापट्टनम अंका ककीनदा इन आंध्र प्रदेश, यहाँ हुई थी एक्सरसाइज। इंडो यूएस एक्सरसाइज थी, जिसका नाम टाइगर ट्रिम्फ था, और तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया है। दोनों कंट्रीज की तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इज रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर। जीआई टैग, इट्स अबाउट जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जैसे हमें पता है कि नागपुरी संतरे होते हैं, नागपुरी ऑरेंज, एंड और भी कहाँ कहीं की भी जो जोग्राफिकल आइडेंट, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोडक्ट फेमस है, जैसे कश्मीर के सेब फेमस बोलते हैं या फिर नागपुर के संतरे फेमस होते हैं, वैसे किसी भी लोकेशन की ज्योग्राफी के बेसिस पे अगर कोई भी प्रोडक्ट फेमस है तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है कि ये यहाँ का प्रोडक्ट है, एंड ये यहाँ इसकी लोकेशन की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू है, इसलिए वो फेमस है, इसलिए उन्हें मिलता है वो। तो ये देता कौन है? चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। यहाँ अप्लाई करना पड़ता है और फिर ये देते हैं, ये उसका एनालाइज करते हैं, जो भी इनके रूल्स होते हैं, जो भी इनके पैरामीटर्स होते हैं, उनको एनालाइज करके ये देते हैं।
अभी ऑल ओवर द कंट्री अभी जितने मिले उसमें 60 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। सबसे ज्यादा अभी आसाम से मिला है, 19 प्रोडक्ट्स को आसाम से मिला है, दो त्रिपुरा से, दो प्रोडक्ट्स को मिला है। त्रिपुरा से जिनको मिला हुआ पेरा, ये एक प्रसाद है, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल की एक प्रसाद है पेरा, उसको मिला है। एंड रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा कोई भी उनके एक एथनिक वियर होते हैं उनकी वीमेन के लिए, त्रिपुरा की वीमेन के लिए, तो उसको मिला है। एंड आसाम से जो 19 प्रोडक्ट्स को मिला है उसमें से जो 13 प्रोडक्ट्स हैं वो बोडो ट्राइब बनाती है। बोडो ट्राइब एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ट्राइब है आसाम की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है। बोडो ट्राइब आसाम की सबसे बड़ी ट्राइब है। एंड उस ट्राइब के 13 प्रोडक्ट्स को मिला है आसाम स्टेट में। जो प्रोडक्ट्स हैं आसाम बिहू डोल, जापी, सरथेबरी, मेटल क्राफ्ट और ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं इसमें, जैसे खाने के प्रोडक्ट भी हैं उनमें, ड्रेसिंग प्रोडक्ट भी है, एथनिक वियर उनका। ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी है, ये मेटल क्राफ्ट भी है। मतलब जो भी प्रोडक्ट के ऐसा भी प्रोडक्ट हो, अगर वो अपनी ज्योग्राफी की वजह से फेमस है या फिर उसकी डिमांड है या फिर उसकी जो भी फीचर्स हैं वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से हैं, तो उन्हें जीआई टैग मिल सकता है। ये न्यूज़ है बस। तो ये जो भी जितने भी लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। अभी जो ये पर्सन है लेफ्ट में, इन्होंने इसका चार्ज लिया। अभी ये इनके चेयरमैन, इनका नाम है सदानंद वसंत दत्ते, इन्होंने लिया है। एंड ये जो राइट में पर्सन है ये दिनकर गुप्ता, इन्होंने रिजाइन किया, इनका मतलब रिटायरमेंट हुआ है, इन्होंने अभी इससे छोड़ दिया ये चेयरमैनशिप और इन्होंने ले लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट, बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ईवीएम एंड वीवीपैट। तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं अपने 18th जनरल असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस। तो जब भी न्यूज आते हैं ईवीएम एंड वीवीपैट, ये एक हॉट टॉपिक बन जाता है। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी एंड उसकी लेजिट्स में इसी पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। सो ईवीएम तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन वीवीपैट ये है, ये अभी नया नया आया है कुछ साल से। तो वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब हमारे एक तो ये मशीन है, ये है ईवीएम। हम इसके ऊपर किसी भी कैंडिडेट को हमें वोट देना है, उस पर क्लिक करते हैं। और ये बड़ी मशीन है, ये है वीवीपैट। हमने जिसको भी वोट दिया है उसकी स्लिप यहाँ हमें दिखेगी, मतलब जनरली बिल मिलता है उसी टाइप का एक स्लिप दिखेगी। तो हमने जिस भी पर्सन को वोट दिया है उसी की स्लिप निकल रही है ना, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ खड़े खड़े देख सकते हैं कि हमने XYZ कैंडिडेट को वोट किया है, तो उसी की पार्टी और उसी का नाम आएगा स्लिप पे। तो ये स्लिप हमें मिलेगी नहीं, वो बस हमें दिखेगी और वापस मशीन के अंदर चली जाएगी। सो इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये फर्स्ट टाइम नागालैंड इलेक्शंस में यूज हुआ था, असेंबली इलेक्शंस में 2013 में। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, बस इसकी यही पूछ सकते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल फुल फॉर्म बेस्ड। तो इतना ही है, ये इसमें तो पढ़ने के लिए। So next news is regarding the India exported military equipments worth 21,000 करोड़। So एक लैंडमार्क नंबर अचीव किया अभी इंडिया ने, अभी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। इस ईयर में हमने 21,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। एक्सपोर्ट किया मतलब दूसरी कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने हमसे खरीदे हैं, हमने उनको बेचे हैं, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। कितना पैसा दिया है? 21,000 करोड़। ये सबसे अब तक का इंडिया की 1947 के बाद अब तक का हमने जितने भी एक्सपोर्ट किए हैं, सबसे बड़ा नंबर इस फाइनेंशियल ईयर का ही है। तो मतलब अभी हमारा फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, वो ग्रो कर रहा है। हमारे बनाए गए इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी स्टिल हम इतने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिल वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये अभी एक सिप्री, स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक रिसर्च करता है ईयर टू ईयर। इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो हमने जिन्हें इंपोर्ट किया है वो इंडिया की कंट्री है। हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए मिलिट्री इक्विपमेंट्स देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये न्यूज़ है। एग्जैक्ट नंबर अगर हमें देखनी हो तो एग्जैक्ट नंबर 21,083 करोड़ है। तो बस यही न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग फ्लाइट डिसरप्शंस। फ्लाइट मतलब अभी विस्तारा एयरलाइंस की बहुत सारी फ्लाइट्स बार बार कैंसिल हो रही हैं, उनके पायलट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो यही है कि विस्तारा एयरलाइंस का भी मर्ज हो रहा है एयर इंडिया के साथ। यही न्यूज़ है, किसके साथ मर्ज हो रहा है? एयर इंडिया, यही पूछ सकता है। एयर इंडिया खुद अभी एक प्राइवेटाइज हुई है 2-3 साल पहले, उससे पहले एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, अभी ये प्राइवेटाइजेशन होकर प्राइवेट बन चुकी है। यही न्यूज़ है बस। नेक्स्ट न्यूज़ इज NSA double at SCO मीटिंग। SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
हमारे NS मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत दोवल। ये जो पर्सन है, ये अजीत दोवल हैं। इन्होंने अभी SCO मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और ये हुई कहाँ है? कजाकिस्तान में हुई है। कजाकिस्तान, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन फैक्ट्स याद करने हैं हमें। Next news is World Bank raises India's GDP forecast to 7.5% for the financial year 24, but flags job scarcity. अब जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMB इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड अपना खुद का RBI बैंक, ये सब हमारी इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस करते हैं। बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग कंट्रीज की करते हैं। तो इस बार जो इंडिया की इन्होंने प्रेडिक्ट की है, 7.5% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब इन्होंने पहले की थी 6.3%, अभी 1.2 पॉइंट से इंक्रीज करके 7.5% कर दी है। तो एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा हैं, ये एक इंडियन पर्सन है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बहुत डिस्ट्रप्शन हो गई थी यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बैंक का भी इस्टेब्लिश किया। जब यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ था तब वर्ल्ड बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था, टू फंड द लीस्ट डेवलप्ड और द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो 1944 में हुआ था। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इनका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है, USA। एंड इस ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें सिर्फ ये वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश नहीं हुआ था, इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी स्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुए थे। नेक्स्ट न्यूज इज 7.2 क्वेक रोक्स ताइवान। क्वेक मतलब अर्थक्वेक, तो 7.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया ताइवान में, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे। बस यही न्यूज है। Next news is regarding reducing inequalities, the key to making India prosperous. सो एक एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल, ये बेसिकली एडिटोरियल अभी एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक इंडेक्स आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसका उसकी डिटेलिंग है इस पूरे एडिटोरियल में। एंड एडिटोरियल ये डिस्कस कर रहा है। इस एडिटोरियल में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया एस्पायर्स टू बी द डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2047। जब इंडिपेंडेंस के 100 साल बाद तक इंडिया ने एस्पायर किया कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड लेट्स नो अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया अभी, किसने दिया है? एक ये इंपॉर्टेंट रहता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है। टॉप कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड। जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है स्विट्जरलैंड है, उस इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ये जो भी इंफॉर्मेशन इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। सो स्विट्जरलैंड ने दिया। इंडिया के रैंक क्या है? 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। India stands very low in this index. India अलग अलग ग्रुप है, वेरी हाई डेवलपमेंट ग्रुप, हाई डेवलपमेंट ग्रुप, मीडियम डेवलपमेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इंडिया मीडियम डेवलपमेंट ग्रुप में। चाइना, श्रीलंका ये हाई डेवलपमेंट ग्रुप में है। और इंडिया इज आउट रैंक्ड बाय भूटान एंड बांग्लादेश। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम्स में आ सकता है कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम भूटान एंड बांग्लादेश से भी पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं इसके, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन द इनकम इनकम पैरिटी, ये सब फैक्टर्स रहते हैं। सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है। स्विट्जरलैंड टॉप है, इंडिया की रैंक 134 है। ये 2023 का है, अभी 2023 की का ये डाटा आया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जैसे हम इंडिया अभी हैवीली डेवलपिंग मोड पे है, तो हमें क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं। तो मतलब हम क्रूड ऑयल कहाँ से लाते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं। मेजोरिटी, मोर देन 90% हम इंपोर्ट ही करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मिडल ईस्ट एंड रसिया वगैरह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट हमारी बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज एंड देयर सप्लाईज टू आवर कंट्री। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी हो सकती है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकते हैं। तो हम उस टाइम क्या करेंगे? हम उस टाइम तो फिर ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, कोई वॉर हो गया तब ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। तो हम इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हमारा खुद का रिजर्व बना के रखें। खुद का रिजर्व मतलब
अराउंड अप टू 90 डेज तक की जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी ऑल ओवर द इंडिया, पूरी कंट्री की 90 डेज की जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, उतना हम हमेशा हमारे रिजर्व रख करके रखेंगे। हमारे बड़े बड़े टैंक्स होंगे, वहाँ रिजर्व रहेगा ये, जैसे ये फोटो दिखा रखी है, ये सब रिजर्व है। तो ये रिजर्व है कहाँ, ये इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, मैंगलोर एंड पद्दूर, इन 4 जगह पे हैं हमारे। तीन जगह पे है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में, एंड कर्नाटका में मैंगलोर एंड पदूर, ये 2 जगह पे है हमारी। ये अभी 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, और ये सब किसने किए हैं? ये गवर्नमेंट ने खुद के खर्चे पे बिल्ड किए थे ये रिजर्व। अब प्लान क्या कर रही है इंडिया की, हम और भी ज्यादा हमारी कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करें, ताकि हम अगर लंबे समय तक कोई अनसर्टेनिटी रहती है, सप्लाई डिसरप्शंस रहता है, तो हम किसी और कंट्री पे बेस न रहें, हमारी इकोनॉमिक ज्यादा बर्डन ना आए क्रूड ऑयल का, हमारी डेवलपमेंट ना रुके, हमारी इकोनॉमी ना रुके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल निकाला है। मतलब अभी तक तो गवर्नमेंट ने डेवलप किया था, अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ डेवलप किए जाएंगे। मतलब सरकार का रोल भी रहेगा, कोई प्राइवेट प्लेयर भी आएगा, उसके लिए अभी बिडिंग चलेगी, कोई ना कोई बिड करेगा, फिर वो डेवलप करे, जिसको भी बिड मिलेंगी, तो सभी प्रोसेस स्टार्ट होंगे। सो मेन मेन इसमें यही है कि कहाँ कहाँ है। विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में एक ऑयल रिजर्व, एक मैंगलोर में है, एक पद्दूर में है। अभी जो ये कमर्शियल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनेगा, ये पद्दूर में बनेगा। अभी तक तो जो था, ये तीनों बनाए हैं, ये पद्दूर में ही बनेगा। पद्दूर में गवर्नमेंट के ने जो बनाया वो भी रहेगा, और अभी जो कमर्शियल बनेगा वो भी रहेगा। कमर्शियल के और कुछ भी रहेंगे कि कमर्शियली वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इमरजेंसी आएगी तो फिर गवर्नमेंट यूज़ करेगी उसे, कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कुछ तो हैं इसके, जो अभी जो डिटेल में जाने पे पता चलेंगे। बेसिकली इस न्यूज़ का क्रक्स यही था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहते हैं, अभी और बन रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो अभी फोर्ब्स की 2024 बिलियनर्स लिस्ट आई है, तो एलोन मस्क सेकंड पे आ गए हैं। फर्स्ट अभी बर्नार्ड आर्नोल्ट, ये पर्सन है, ये पर्सन है बर्नार्ड आर्नोल्ट। एंड ये हैं कौन? फैशन एंड कॉस्मेटिक्स जाइंट LVMH इनका है, इन्होंने ये जाइंट बना रखा है। ये कोई तो कॉस्मेटिक्स का ब्रांड होगा। तो इनके जो ओनर हैं ये अभी रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे मुकेश अंबानी, ये इनके ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया टॉप 10 में आ चुके हैं, ये ऑल वर्ल्ड टॉप 10 में आ चुके हैं। इनकी रैंक 9th है, और गौतम अडानी 7th है। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग हार्स hours आफ्टर डोवल मीट्स ईरान ऑफिशियल, पाक अल्ट्रा स्ट्राइक नियर चाबर पोर्ट। सो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाबर पोर्ट से रिगार्डिंग है। व्हाट इज चाबर पोर्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो चाबर पोर्ट एक ईरान में एक पोर्ट है, मैप, हाँ ये रहा, ये हमारे इंडिया, एंड यहाँ चाबर पोर्ट है, ये रहा, यहाँ है चाबर पोर्ट ईरान का। तो चाबर पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईरान ने ऑफर किया था कि इंडिया को कहा था कि आप हमारा पोर्ट डेवलप कर दीजिए। इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हम आपका डेवलप करेंगे, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ऑल्सो एंड फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो। बहुत सारे रीजन्स हैं इसको डेवलप करने का, कि अभी हम पता है कि हमारी ये यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और ये POK भी चाइना पाकिस्तान के पास ही है। तो हमारे जो मिडल ईस्ट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसके साथ हमारा कोई भी लैंड बॉर्डर मैच नहीं हो रहा। अगर बीच में है पाकिस्तान एंड POK एंड अफगानिस्तान, हम वहां तक थ्रो लैंड पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमारी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रखी है। तो अगर हम चाबर पोर्ट डेवलप करते हैं, इंडिया को उसकी स्ट्रेटेजिक बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हमारा ये जो मिडिल ईस्ट जो भी कंट्रीज है, रशिया तक है, ये यूरोप तक है, यहाँ तक हमारा रीच बढ़ जाएगी। ये जो भी एरिया मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक हमारी रीच बढ़ जाएगी। अगर हम चाबर पोर्ट डेवलप हो जाता है तो यहाँ तक रीच बढ़ जाएगी। यहाँ तक रीच बढ़ने के बाद ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, जो ऑपरेशन होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, यूरोप है, रशिया है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। और अभी जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेक ओवर हुआ, उस टाइम जो भी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो उनको जो भी ह्यूमैनिटेरियन जो भी खाना एंड असिस्टेंस पहुंचाना, तो हमने चाबर पोर्ट के थ्रू ही पहुंचाया था यहाँ से। पहले यहाँ तक थ्रू लैंड, फिर रोड एंड रेलवे नेटवर्क के थ्रू यहाँ तक गया था। तो अगर ये बन जाता है, तो इसी वे में हम और भी कहीं पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो हमारी सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो इसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत है। ये चाबर पोर्ट है यहाँ पे, ये रहा। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि चाबर पोर्ट है कहाँ, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट न्यूज इज
स्टिक टू प्राइस कैप यूएस टू इंडिया ऑन रशियन क्रूड। जैसे अभी क्रूड ऑयल हम परचेज करते हैं तो ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, ओपन वर्ल्ड मार्केट से, जहाँ भी हमें सबसे चीप रेट पे मिलेगा हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो अभी इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएस ने इंडिया को ऐसा क्यों कहा कि उसके प्राइस कैप करे? क्योंकि यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया ने जब यूक्रेन के साथ इनका वॉर स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में, तो रशिया के क्रूड ऑयल पे कैप लगा दी थी कि उससे बिलो ये नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर उससे बिलो बेचेंगे तो फिर इन जो अदर ऑयल मार्केट्स हैं उनका लॉस है। तो अब इंडिया रशिया से खरीदता है, क्योंकि इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है बहुत पहले से, इनकी जो भी बॉन्डिंग है वो रही है। तो इंडिया वहां से खरीद रहा है, तो इंडिया ने उसको कुछ तो कहा, यूएसए ने कुछ तो कहा था कि वहां से क्रूड ऑयल प्राइस कैप पे स्टिक कीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, वी हैव नॉट आस्क्ड इंडिया टू रिड्यूस रशियन ऑयल बाइंग। लेकिन कहता रहता है ऐसा, ये न्यूज़ थी बस। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग नाटो, रशिया नाटो इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन क्रेमलिन। ऐसा ये रशिया ने ऐसा क्यों कहा है? क्रेमलिन मतलब रशिया की गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज ने कहा है। ऐसा कहाँ क्यों है? क्योंकि नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 75th एनिवर्सरी थी अभी थर्सडे को, 75th एनिवर्सरी ऑन थर्सडे। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्टेब्लिश हुई थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 32 मेंबर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि दो मेंबर्स कौन, नॉर्थ अमेरिकन, यूएसए एंड कनाडा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो लेटेस्ट 20 क्या, फिनलैंड एंड स्वीडन, जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है वो नाटो से रिलेटेड है, तो इसलिए फिनलैंड एंड स्वीडन ने उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली है। नाटो ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि हमें नाटो के अंडर आना है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कैंसर सेल थेरेपी अनवील्ड। इंडिजिनियसली मतलब इंडिया ने खुद ने डेवलप किया है, जो हमारे लोकल डेवलप्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने इसको इनोग्रेट किया है, उसने लॉन्च किया है। और सेंग कैंसर सेल थेरेपी, इस थेरेपी का क्या नाम है? कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी मतलब जो टी टाइप ऑफ सेल होता है हमारे इम्यून सिस्टम, उसको निकालेंगे लेबोरेटरी में, उसको जेनेटिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसको वेट करेंगे, फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। फिर जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड टी सेल है वो कैंसर सेल्स के साथ फाइट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये डेवलप किसने किया? आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इन दो तीन इंस्टीट्यूट्स ने इसको बनाया है। बस यही न्यूज़ है। एंड लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग अग्नि मिसाइल। व्हाट इज अग्नि मिसाइल? अग्नि प्राइम फ्लाइट टेस्ट। अभी अग्नि प्राइम फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली हमने कंडक्ट किया। ये हुआ कहाँ से है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा। जो भी वेपन्स मिसाइल्स टेस्ट होती हैं इस यहीं से, ऑफ कोस्ट ऑफ चांदीपुर या फिर ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा, यहीं से होते हैं। हमारे पास अग्नि स्टार्ट कब हुआ था? अग्नि 1 वाज डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टेस्टेड इन 1989। 1989 में इसका टेस्ट किया गया था। अग्नि 1, 2 एंड प्राइम ये मीडियम रेंज है, और 3, 4 ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, ये उससे ज़्यादा, मतलब ये सबसे कम रेंज की है, ये उससे ज़्यादा रेंज, और ये सबसे ज़्यादा रेंज। तो यही न्यूज़ है कि कहाँ से टेस्ट फायर किया है, सक्सेसफुल किया है। प्राइम मतलब ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेके जा सकता है। तो बस यही न्यूज़ थी। And thank you very much for watching this session. Please tell me how do you find it, and please give me any suggestions if you have. Thank you.